गुड मॉर्निंग। हाँ भाई, अब हम लोगों का एक इन्वेस्टमेंट में एक चैप्टर आता है जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट। इसका नाम है इन्वेस्टमेंट। व्हाट डू यू स्टैंड बाय इन्वेस्टमेंट? देखो, इन्वेस्टमेंट का नाम जैसे ही आता है हमारे मन में एक फीलिंग सी आ जाती है कि हमने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया, हमने कहीं पर अपने पैसे को इन्वेस्ट किया। दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट सबके मन में यही बात आई जैसे ही हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिखा। तुम में से जितने भी लोग पढ़ रहे हैं या इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनके मन में इन्वेस्टमेंट से सिर्फ सबसे पहले एक बात आई। कुछ के मन में तो वो आ गया होगा, शेयर मार्केट। किस शेयर मार्केट की बात कर रहे हैं? नहीं, हम बात शेयर्स की ही कर रहे हैं, ना शेयर मार्केट की कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट अपने पैसे को कहीं पर ऐसी जगह लगाना जहां से उस पैसे पर तुम्हें बेनिफिट मिल सके। दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक, इन्वेस्टमेंट। और सुनो, इन्वेस्टमेंट अगर हम लोग होंगे तो हम लोग अपने पैसे को कहाँ लगाएंगे? हम लोग मोस्टली अपने पैसे को उस जगह लगाएंगे जहाँ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सके। और जहाँ तक मेरा मानना है कि आप लोग जितने भी हैं सब अपने पैसे को वहीं पे इन्वेस्ट करना चाहेंगे जहाँ पे आपको रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा मिलने की उम्मीद होगी, या आप वहाँ से रिटर्न को ज़्यादा से ज़्यादा पाने की चाह रखते हैं। यानी आपकी जो विश होगी, आपकी जो डिज़ायर होगी, आप उसको ज़्यादा रखने की डिज़ायर करते हैं। आप उसी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्टमेंट दो तरह से होता है, या तो आप डिबेंचर के फॉर्म में इन्वेस्ट करते हैं, और या तो आप डिबेंचर के फॉर्म में इन्वेस्ट करते हैं, और या तो आप इक्विटी या प्रेफरेंस के फॉर्म में इन्वेस्ट करते हैं। और इक्विटी एंड प्रेफरेंस बोथ आर इन द कैटेगरी ऑफ शेयर्स। हमारे शेयर्स दो तरह के होते हैं, एक इक्विटी होता है और एक प्रेफरेंस होता है। एक इक्विटी होता है और एक प्रेफरेंस होता है। तो इक्विटी में क्या होता है कि हम लोग कंपनी के होल्डर बन जाते हैं, कंपनी के रिस्क टेकर बन जाते हैं, कंपनी के मैनेजर बन जाते हैं। एक तरह से कंपनी के सारे डिसीजन में हम लोग का हिस्सा हो जाता है, पार्टिसिपेटिंग हो जाते हैं। लेकिन प्रेफरेंस शेयर में क्या ऐसा होता है? द आंसर इज नो। प्रेफरेंस शेयर में ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रेफरेंस शेयर में आपको एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड दे दिया जाता है, एंड देन आप उस डिविडेंड को लेके खुश हो जाइए। बस वही आपका पूरा इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है। डिबेंचर में आपको इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट आपकी इनकम में आता है, आपको उस पर टैक्स देना पड़ता है। प्रेफरेंस डिविडेंड में क्योंकि डिविडेंड टैक्स देने के बाद मिलता है, दैट्स वाई प्रेफरेंस डिविडेंड पे आपको टैक्स देना नहीं पड़ता है। ठीक है, तो बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में सबसे जो मेजर टॉपिक हमारे पास आता है वो आता है कैश फ्लो। What do you understand by cash flow? यानी कैश का फ्लो, कैश फ्लो, कैश का फ्लो, कैश फ्लो। सर कैसे? तो वो बेटा ऐसे, कैश फ्लो कुछ ऐसे कि जैसे हमने प्रॉफिट कमाया 1 करोड़, हमने सपोज दैट प्रॉफिट कमाया 1 करोड़। हमने प्रॉफिट अर्न करा 1 CR। तो प्रॉफिट कैसे अर्न करा होगा बेटा? हमने पीएल बनाया होगा,
ये हिस्सा डेबिट होगा, ये हिस्सा क्रेडिट होगा। ये हिस्सा डेबिट होगा, ये हिस्सा क्रेडिट होगा। ठीक है, हमने कमाया 1 करोड़ का नेट प्रॉफिट। अब इसमें हमने डेप्रिसिएशन दिखाया होगा, एक्सपेंसेस दिखाए होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा यहाँ से दिखाया होगा। सपोज दैट डेप्रिसिएशन में दिखा दिया 30 लाख, हमने 30 लाख का दिखा दिया डेप्रिसिएशन। अब तुमसे अगर कोई पूछे कि तुमने प्रॉफिट कमाया, कितना कमाया है, तो तुम कहोगे कि हमने प्रॉफिट 10 लाख 1 करोड़ कमाया है। लेकिन अगर तुमसे कोई कहे कि तुम्हारे पास कैश फ्लो कितना आया है, तुम्हारे पास कैश फ्लो कितना आया है, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? देखिए 1 करोड़ तो हमने प्रॉफिट कमाया है, जिसमें से 30 लाख रुपीस मेरे नॉन कैश आइटम के हमने एक्सपेंस दिखाए थे, जिसने मेरे प्रॉफिट को कम कर दिया है। तो मेरा प्रॉफिट है 1 करोड़ 30 लाख। ये मेरा कैश फ्लो जो आया, जो मेरा कैश फ्लो आएगा वो आएगा 1 करोड़ 30 लाख। वन करोड़ 30 लाख का हमारे पास कैश फ्लो आ जाएगा। सर डेप्रिसिएशन क्यों? बेटे डेप्रिसिएशन को हम लोग इसलिए शो करते हैं ताकि हम चीज़ में ये निकाल सकें कि मेरा डेप्रिसिएशन, क्योंकि खर्चा होता है तो वो हमारा टैक्स बेनिफिट के लिए हम लोग लेते हैं। हम लोग टैक्स बेनिफिट के लिए अपने क्या लेते हैं, अदरवाइज हमें कैश हमें लेने की ज़रूरत नहीं होती है, अदरवाइज हमें लेने की ज़रूरत नहीं होती। बात समझ आई बेटा? इसके बाद हमारे पास कुछ कॉस्ट आती हैं, लाइक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आप लोगों को पता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, रीड करेंगे। संक कॉस्ट भी आप लोगों को हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, रीड करेंगे। वर्किंग कैपिटल आप लोग पढ़ चुके हैं, रीड करेंगे। एलोकेटेड ओवरहेड्स आप लोग रीड करेंगे। एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी आप लोग रीड करेंगे। हाउ डू वी फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट या कॉस्ट ऑफ न्यू प्रोजेक्ट? कॉस्ट ऑफ न्यू प्रोजेक्ट होती है हमारी, या न्यू एसेट जो हमारी होती है, वो जितनी कॉस्ट होती है उसकी, वो उसके ऊपर जितना भी खर्चा करा जाता है, लाइक इंस्टॉलेशन, सेटअप्स, इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल, जो भी करा जाता है वो उसमें ऐड कर दिया जाता है। तो मेरे पास आ जाता है इनिशियल कैश फ्लो, यानी इतना पैसा मेरे पास शुरुआत में जाएगा, जिसमें से मेरे पास एक है इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल। बेटा वर्किंग कैपिटल हमारा वो पैसा होता है जो हम उस एसेट को वर्किंग करने की कंडीशन में लाने के लिए करते हैं। एंड मोस्ट प्रोबेबली हमारे मोस्टली केसेस में ऐसा होता है कि जब हम वो एसेट को बेचेंगे आगे इन फ्यूचर जब हम उस एसेट को बेचेंगे तो हमारा वर्किंग कैपिटल का पैसा रियलाइज हो जाता है। लेकिन फिर वही बात, सपोज दैट आज हमने लगा दिए 10 लाख, 10 साल बाद हमने अपनी एसेट को बेचा, क्या ये 10 लाख वही 10 लाख की वैल्यू रखेंगे? द आंसर इज नो। हमें क्या निकालना पड़ेगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10 लाख। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसलिए इसको हम लोग ऐसे करते हैं, दैट इज कॉस्ट ऑफ न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, कैटेगरीज आपको यहाँ पे नहीं पढ़नी है, इंट्रीम भी नहीं पढ़ना है आपको, ये सब हम लोग अभी करेंगे। जैसे जो हमारे पास बुक है उसमें देखें इलस्ट्रेशन नंबर 1।
कह रहा है, या पर एक फॉर्मेट बना देते हैं कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो का, तो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो और स्टेटमेंट शोइंग कैश फ्लो। Statement showing calculation of cash flow. Column particular amount. सबसे पहले सेल्स, साथ ही साथ नोट करते चले बेटा, माइनस वेरिएबल कॉस्ट, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। हमारे पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। इसे माइनस कर लेंगे फिक्स कॉस्ट, मेरे पास आ जाएगा EBIT। इसे माइनस कर लेंगे इंटरेस्ट, यहाँ पास आ जाएगा EBDIT। मेरे पास आ जाएगा EBDT। इसमें माइनस कर लेंगे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन मेरे पास आ जाएगा EBT। इसमें माइनस कर देंगे टैक्स, मेरे पास आ जाएगा EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स, ये आ गई। इसमें लेस कर देंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, लेस कर देंगे इक्विटी डिविडेंड अगर है, इफ अवेलेबल। तो मेरे पास जो बच जाएगा वो मेरा आ जाएगा, उसमें ऐड कर देंगे हम लोग डेप्रिसिएशन। तो जो निकल के हमारे पास आएगा वो आएगा कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो। आई थिंक ये स्टेटमेंट आप लोगों को क्लियर हुई होगी। गुड, नोट कर लें। डन। अब देखें इसी फॉर्मेट पे हम लोग बनाएंगे अपना इलस्ट्रेशन नंबर 1। कह रहा है ABC लिमिटेड इज इवैल्यूएटिंग द परचेज ऑफ परचेज अ न्यू मशीनरी विद अ डेप्रिशिएबल बेस ऑफ ₹1 लाख।
एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक लाइफ फॉर 4 years, चेंज इन अर्निंग बिफोर टैक्सेस एंड डेप्रिसिएशन, यानी हमें जो दे रहा है वो अर्निंग बिफोर टैक्सेस एंड डेप्रिसिएशन यानी ईबीडीटी दे रहा है। हमें क्या दे रहा है? हमें ईबीडीटी दे रहा है 45,000 इन ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 एंड ईयर 4। अज्यूम स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन एट द 20% टैक्स रेट एंड यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट रेलिवेंट कैश फ्लोज। हमें 4 साल दे रहा है। हम यहाँ पे डाल लेंगे स्टेटमेंट शोइंग कैश फ्लो। कॉलम बन जाएंगे हमारे पास पर्टिकुलर 1, 2, 3, 4। हमारे पास दे रहा है ईबीडीटी। ईबीडीटी हमें दे रहा है 45, 30, 25, 35। ये आ गया। इसमें माइनस कर लेंगे डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन बेसिस है, तो स्ट्रेट लाइन बेसिस पे हमारा जो डेप्रिसिएशन होता था वो होता था कॉस्ट माइनस स्क्रैप, कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय लाइफ होता करता था, कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय लाइफ हुआ करता था। तो कॉस्ट अपॉन, यानी यहाँ पे कॉस्ट है हमारी 1 लाख, स्क्रैप है हमारा 0 और लाइफ है हमारी 4 साल। तो ये हमारे पास डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा? 4 साल की लाइफ है, कुछ नहीं बिक रहा है, यानी ये आ जाएगा हमारे पास 25,000 25,000 25,000 25,000। ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन मेथड पे डेप्रिसिएशन हमारा आ गया। हमारे पास क्या निकल आएगा? हमारे पास आ जाएगा ईबीटी। ईबीटी कितना बच जाएगा हमारे पास? ईबीटी हमारे पास आ जाएगा 20,000 5,000 0 10,000। ठीक है, इसमें से माइनस कर लेंगे टैक्स एट द रेट ऑफ 20% हमें दे रहा था, तो 20% टैक्स हमारे पास आ जाएगा 4,000 1,000 0 2,000। मेरे पास आ जाएगा EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया हमारे पास 16,000 4,000 8,000। इसमें ऐड कर लेंगे डेप्रिसिएशन 25,000 25,000 25,000 25,000। हमारे पास 25 16 41,000 ये आ गया, 25 4 29,000 ये आ गया, 25,000 ये आ गया, 25 33,000 ये आ गया। ये मेरे पास आ गया कैश इनफ्लो ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 एंड ईयर 4। ठीक, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 एंड ईयर 4 का हमारे पास कैश इनफ्लो आ गया और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। ठीक, नोट करें बेटा, आई थिंक इट इज क्लियर। नोट करें बेटा।
ये नोट कर लेंगे क्योंकि रिकॉर्डेड है, तो आप लोग आराम से देख लेंगे इसको, ठीक है। 41,000, 29, 25 एंड 33,000, ठीक है। कैपिटल बजटिंग टेक्निक, पेबैक पीरियड, अकाउंटिंग ARR, NPV, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, IRR, MIRR, डिस्काउंटिंग पेबैक। बेटा आई थिंक हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं, आई थिंक हम लोग ये सब पहले पढ़ चुके हैं और हमें अच्छे से याद है कि हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। पे बैक पीरियड, व्हाट इज पे बैक पीरियड? बेटा पे बैक पीरियड लिखें, हेडिंग डालें, पे बैक पीरियड। एवरी इन्वेस्टर invest in such type of businesses, every investor invest in such type of businesses in which he gets the maximum return to cover up the cost of its project, the cost of its project to cover up the cost of its project as early as possible. To cover up the cost of its project as early as possible. The period in which the cost of its investment recovers, the period in which the cost of its investment recovers shall be called as payback period. Shall be called as payback period. Therefore, in order to find out the payback period, the following formula should be used. Payback period is equal to इनिशियल इन्वेस्टमेंट, यानी जितना पैसा हमने लगाया, डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो, हमारे पास हर साल कितना पैसा आ रहा है, हमारे पास कितना पैसा हर साल आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एनुअल कैश इनफ्लो, एनुअल कैश इनफ्लो, ठीक है। तो वही चीज हमारे पास जो भी पीरियड निकल के आएगा वो मेरा आ जाएगा पे बैक पीरियड, वो मेरा क्या निकल के आ जाएगा, वो मेरा निकल के आ जाएगा पे बैक पीरियड, ठीक है। इसके बाद हेडिंग डालें नेट प्रेजेंट वैल्यू, एनपीवी। इसके बाद हेडिंग डालें एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, लिखें a net present value is a fact, a net present value is a value, net present value is a value at which
at which the cash at which the नहीं at which यहाँ पे गलत हो जाएगा, the net present value, हाँ, net present value is the difference, a net present value is the difference between the cash outflow and cash inflow. Therefore, in order to find out the NPV, the following formula should be used. The following formula should be used. NPV is equals to cash inflow minus cash outflow, or present value of cash inflow minus present value of cash outflow. अब देखिए हेडिंग डालें प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, हेडिंग डालें प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। देखें sometimes the life of the two projects are different. Sometimes the life of the two projects are different. Therefore, the comparison between the two will not be possible by NPV. Will not be possible by NPV. Hence, we shall take into consideration the profitability index. Hence, we shall take into consideration the profitability index. Therefore, in order to find out the profitability index, the following formula shall be used. The following formula shall be used. Profitability index is equals to profitability index is equals to NPV divided by
life of the project. NPV divided by life of the project. NPV divided by life of the project. Next, accounting rate of return. Accounting rate of return is the rate. लिखे, इसमें फिर से लिखें, हेडिंग डालें अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न. लिखें, इसके अंदर लिखें, इट इज द रेट ऑफ रिटर्न which is find out by dividing the annual cash inflow by dividing the annual cash inflow by dividing the annual cash inflow with the initial investment. With the initial investment. With the initial investment. Initial investment. Therefore, in order to find out the accounting rate of return, therefore, in order to find out the accounting rate of return, the following formula should be used. Annual cash inflow divided by initial investment into 100. ठीक, लिखें, नेक्स्ट हेडिंग डालें, IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. लिखें, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज द रिटर्न internal rate of return is the return at which the present cash inflow is equal to the present cash outflow. Present cash inflow is equal to the present cash outflow. Is equal to the present cash outflow.
पैराजन के लिखें देयरफॉर हेंस वी कैन से दैट hence we can say that at IRR NPV will be 0. At IRR NPV will be 0. लिखे इसका कि in order to find out the IRR the following formula will be used. In order to find out the IRR the following formula will be used. Lower rate plus lower rate NPV upon lower rate NPV minus higher rate NPV into higher rate minus lower rate. ठीक, इसके बाद हेडिंग डालें डिस्काउंटिंग पे बैक. इसके बाद हेडिंग डालें डिस्काउंटिंग पे बैक. लिखें डिस्काउंटिंग पे बैक पीरियड इज द सेम एज पे बैक पीरियड. Discounting payback period is the same as payback period. Discounting payback period is the same as payback period. But the only difference is discounting the cash flow. But the only difference is discounting the cash flow. But the only difference is discounting the cash flow. Therefore, in order to find out the discounting payback period, the following formula will be used. The following formula will be used. Discounting payback period is equals to फॉर्मूला से कैसे बना है? फॉर्मूला से कैसे बना है? फॉर्मूला से कैसे बना है? जस्ट अ मिनट. लिमिटेशन ऑफ IRR ऐसे नहीं बनता है ना. इसका फॉर्मूला बना दे तो तुम लोग को दिक्कत नहीं होगी कोई.
चलो देखते हैं। डिस्काउंटिंग पे बैक पीरियड इज इक्वल्स टू discounting payback period is equals to number of years completed plus next year cumulative cash flow CCF minus initial investment upon ये डिस्काउंटिंग पेबैक पीरियड का हम लोग फॉर्मूला नहीं बनाएंगे, इसको डायरेक्ट प्रैक्टिकल वे में लाएंगे तो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। फॉर्मूला जितना बड़ा होगा उतनी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी तुम लोगों को भी। तो इसको डिस्काउंटिंग पेबैक पीरियड को ऐसे का ऐसे ही रखेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है, अब जैसे पे बैक पीरियड आया हमारे पास, अब हम लोग एक क्वेश्चन ऐसा करेंगे जिसमें पे बैक पीरियड और बाकी सारी चीज़ें हम लोगों को दी गई होंगी। पे बैक पीरियड और बाकी सारी चीज़ें हम लोगों को दी गई होंगी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास टेक्निक सारी हो गई, डिस्काउंटिंग पे बैक पीरियड भी हो गया। उसके बाद हमें क्या दे रहा था, री इन्वेस्टमेंट अजम्पशंस, मोदी गिलियानी इंटरनल MIRR मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, हम लोग ने IRR पढ़ा है, ठीक। कंपैरिजन हो गया, दुनिया भर की चीज़ें, NPV, कैश फ्लो, ठीक। देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखिए। इलस्ट्रेशन 1 हम लोग का हो गया, देखिए पे बैक पीरियड टोटल। जैसे ये देखो, कह रहा है सपोज अ प्रोजेक्ट कॉस्ट 20 लाख एंड यील्ड्स एनुअली अ प्रॉफिट 3 लाख। 3 लाख का प्रॉफिट दे रही है आफ्टर डेप्रिसिएशन एट द रेट 12.5% स्टेट एंड मैनर बट बिफोर टैक्स 50%। यानी ये जो हम लोगों को प्रॉफिट दिया गया है ये टैक्स से पहले दिया गया है और डेप्रिसिएशन के बाद दिया गया है। तो हम ये कह सकते हैं इसने हमें ये दे दिया है EBT, इसने हमें दे दिया है EBT, इसने हमें क्या दे दिया, इसने हमें दे दिया EBT दे दिया, इसने हमें EBT दे दिया है। तो EBT क्या हमें दे दिया है 3 लाख, इसमें माइनस कर लेंगे टैक्स 50%, तो 1.5 लाख मेरे पास EAT आ जाएगा 1.5 लाख। हम इसमें ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन 12.5%, तो 20 लाख का 12.5% कितना होता है डेप्रिसिएशन, 2.5 लाख। हम 2.5 लाख ऐड कर देंगे, मेरे पास आ जाएगा कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो 2 1 3 4 लाख हमारे पास कैश इनफ्लो आ जाएगा, 4 लाख हमारे पास कैश इनफ्लो आ जाएगा। तो पे बैक पीरियड हमारा कितना हो जाएगा, हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट था 20 लाख, हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट था 20 लाख डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो 4 लाख, तो 5 साल में हमारा पैसा रिकवरी पे आ जाएगा। 5 साल में हमारा पैसा रिकवर हो जाएगा। बात समझ में आई बेटा, बात समझ में आई बेटा, कैसे करेंगे इसको, ठीक।
इसके बाद जैसे ये दे रहा है एनुअल कैश फ्लो 80,000, 60,000, 60,000, 60,000। ये बेटा यहाँ पे क्या करा उसने, यहाँ पर हम लोगों का कैश फ्लो डिफर कर दिया, यहाँ पर उसने हम लोगों का कैश फ्लो डिफर कर दिया। तो जब बेटा उसने हम लोगों का यहाँ पर कैश फ्लो डिफर कर दिया तो उसको हम कुछ इस तरह से लगाएंगे, जैसे ईयर 1 2 3 4 कैश फ्लो हमें कैश फ्लो दे रहा है 80 60 60 20 80,000 60,000 60,000 एंड 20,000। तो अब बेटा हम लोग निकालेंगे CCF क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। क्या निकालेंगे, CCF निकालेंगे क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। तो 80,000 का 80,000 क्यूमुलेटिव ये आया, इसमें ये जोड़ देंगे तो मेरे पास आ जाएगा 1,40,000, ये जोड़ देंगे 1,40,000, ये आ जाएगा हमारे पास 2 लाख, ये हमारे पास आ जाएगा 2,20,000। आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। हमारे प्रोजेक्ट की कॉस्ट थी 2 लाख, हमारे प्रोजेक्ट की कॉस्ट थी 2 लाख, 80 60 60 20, हमारे प्रोजेक्ट की कॉस्ट थी 2 लाख। तो 2 लाख हमारा एग्जैक्ट आ रहा है थर्ड ईयर पे, देयरफॉर पे बैक पीरियड इज इक्वल्स टू 3 इयर्स। हम अज्यूम करते हैं कि हमारा ये जो कैश फ्लो दिया गया 60,000, ये 60,000 ना होके देता हम लोग को 80,000। तो बेटा मेरे कैश फ्लो चेंज हो जाते हैं 80 40, ये हमारे पास हो जाता है 2,20,000, ये 2,20,000 हो जाता, और 20 ये हो जाता हमारे पास 2,40,000, ये हमारे पास हो जाता 2,40,000 हो जाता। तो बेटा हमारा एग्जैक्ट क्या 2 लाख आ रहा है? द आंसर इज नो, हमारा एग्जैक्ट 2 लाख नहीं आ रहा है। तो सर फिर क्या करते? तो बेटा पे बैक पीरियड कुछ इस तरह से निकालते हैं। देखो 2 साल तो पूरे के पूरे लगेंगे, प्लस 2 साल तो पूरे के पूरे लगेंगे, और हमारे पास आ रहा है तीसरे साल 2,20,000 माइनस 2 लाख डिवाइडेड बाय 2,20,000 माइनस 1,40,000। ठीक, ये हमारे पास 2 इयर्स आ गए, ये हमारे पास प्लस 20,000 डिवाइडेड बाय 80,000, हम डिवाइड कर लेंगे, मेरे पास 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ये हमारे पास पे बैक पीरियड आ गया। ये 220 मेरा थर्ड ईयर का है जो हमारा आ रहा है, इसमें हम माइनस कर देंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट को माइनस कर दिया, और इसमें लास्ट ईयर के कैश फ्लो को यानी 1,40,000 ये 2 साल तक का था, हमने इसको भी पूरा का पूरा माइनस कर दिया, जो आएगा मेरा 2 साल समथिंग आ जाएगा कुछ। ठीक है, 2 ईयर समथिंग कुछ आ जाएगा, और हम इसको कवर अप कर लेंगे। बात समझ में आ गई बेटा? ठीक, इस तरह से इसको करेंगे, इसको नोट कर लें, CCF वाले को नोट कर लें। डन, ठीक है। इसको फिर हम लोग इतना ही रखेंगे, बाकी का नेक्स्ट टर्न इसको हम लोग इतना ही रखेंगे, बाकी का नेक्स्ट टर्न पे टेकअप करेंगे, ताकि हम लोगों को ज़्यादा ना हो, और नेक्स्ट टर्न पे हम लोग इसको ख़त्म कर देंगे फिनिश। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इसको इतना रखते हैं, बाकी का नेक्स्ट टर्न जाएँ। बाय।